बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 के तमाम लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ गए। एक्सरसाइज में सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसका सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट जो तीसरा शेल होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में होते हैं 18 और चौथे में 32। KLMN ये शेल के नाम होते हैं, 2, 8, 18 एंड 32। तो 18 इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द थर्ड शेल। नेक्स्ट देखें, व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। डिस्चार्ज ट्यूब से हमने 2 चीज़ें डिस्कवर की थी, एक इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरा प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। तो यही इसका आंसर है चार्ली। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पे वाई हैव आइसोटोप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में शो क्यों नहीं किया जाता, यानी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए अलग जगह क्यों नहीं है। देखिए मेरे बेटे, उसकी वजह यह है कि ऑल द आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, सो देयर इज़ नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेस। वो कहना ये चाहता है कि जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक नंबर के एतबार से बनाई गई है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बनी हुई है वो, क्योंकि हर एक आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनका मास नंबर डिफरेंट होता है ना, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो इट्स मीन कि वो कोई और जगह नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है किसी और जगह की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए। तो सेम सेम एक ही जगह पर हम आइसोटोप्स को, ऑल द आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, तो कोई नई जगह उनके लिए ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर्स इन द आइसोटोप। आइसोटोप्स क्यों एक दूसरे से डिफर होते हैं, क्यों हम उन्हें आइसोटोप कहते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम होते हैं, मगर उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो मुख्तलिफ होती है, न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ होते हैं, इसीलिए इसका आंसर न्यूट्रॉन होगा। पांचवा एमसीक्यू, इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन आर द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल, वो कौन सा आइसोटोप है ऑक्सीजन का जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर है, वो है ऑक्सीजन 16। देखें भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और एटॉमिक नंबर होता है 8। 16 में से जब 8 को कट किया जाता है तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं, तो 8 प्रोटॉन हैं और 8 ही क्या हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 6, व्हाट विल बी द रिलेटिव atomic mass of nitrogen given the abundance of its two isotope nitrogen 14 and isotope nitrogen 15, और उनकी रिलेटिव अबंडेंस है 99.64 एंड 0.35 रिस्पेक्टिवली। तो ये रिलेटिव अबंडेंस की हेल्प से और आइसोटोप के एटॉमिक मैसेस से रिलेटिव एटॉमिक मैस निकाला जाता है। ये हमने टॉपिक में भी डिस्कस किया था, और इसका फार्मूला होता है रिलेटिव एटॉमिक मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस मैस ऑफ दूसरा आइसोटोप एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप्स एंड थर्ड एंड सो ऑन। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास 2 आइसोटोप हैं, एक 14 वाला है और एक 15 वाला है, तो हम क्या करेंगे, 14 वाले मैस को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रिलेटिव अबंडेंस से। तो जो 14 वाला है उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 99.6, उसको हमने मल्टीप्लाई करके आगे प्लस लगा दिया, और यहाँ पर हम M2P2 लिखेंगे। M2 क्या है, मैस ऑफ सेकंड आइसोटोप वो 15 है, और इसके रिलेटिव अबंडेंस जो है 0.35 P2 यहाँ पे जाहिर किया गया है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर निकलता है 14.0021। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट 7 एमसीक्यू, हाउ इज रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये जो ज़मीन की खुदाई करके उसमें से पुरानी चीज़ें यानी कि फॉसल फ्यूल्स निकालते हैं,
तो उनके लिए जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वो कैसे हेल्पफुल है। हमने पढ़ा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 की हेल्प से हम किसी भी पुराने ऑर्गेनिक मैटर की एज फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कितनी पुराना है। तो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। न्यूक्लियस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, सुकून से रहते हैं। वो है पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, उसकी मदद से पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नामा एमसीक्यूज, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द अपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आखिर ऐसा क्यों है कि भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के अपने पास बुला नहीं लेता, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर ही रहता है न्यूक्लियस से। उसकी वजह यह है कि बेशक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, मगर इलेक्ट्रॉन हर वक्त न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। इसीलिए जो चीज़ घूमती रहती है तो वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। मैं यहाँ पे एक बात और समझाना चाहूँगा कि अगर आप किसी पत्थर के साथ धागा बांध के उसे घुमाएं तो वो पत्थर ना तो बाहर जाता है दायरे से, ना ही आपके पास आता है। उसकी वजह यह है कि उस घूमते हुए पत्थर के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसे दायरे के अंदर खींच रही है, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसे दायरे से बाहर खींच रही है। तो वो दोनों फोर्सेस बराबर हैं, बाहर खींचने वाली फोर्स भी बराबर है, अंदर खींचने वाली फोर्स भी बराबर है। तो वो ना तो बाहर जाता है ना ही अंदर आता है। सेम इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर आता है न्यूक्लियस के पास, ना छोड़ के जाता है एटम को। तो ये बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखें, रुबीडियम कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप। रुबीडियम के दो आइसोटोप हैं 85 और 86। तो द परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ द लाइट आइसोटोप इज 72.2%। व्हाट इज द परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ द हैवियर आइसोटोप। ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल बात है। दो आइसोटोप हैं, एक की रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव अबेंडेंस बता दी गई, दूसरे की पूछ ली गई। तो जो बताई गई है वो 72.2 है। तो आप परसेंटेज है, चूँकि 100 में से 72.2 काटें तो 27.8%, तो यही इसका आंसर है। तो जो लाइट आइसोटोप है यानी रुबेडियम 85 वाला, उसकी परसेंटेज 27.8 है, और जो हैवियर है 87 वाला, उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज है वो 72.2 है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। वो कहते हैं हम ऐसा क्यों कहते हैं कि किसी भी एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस का मास है। मतलब पूरे एटम का मास क्या होता है, जो मास न्यूक्लियस का होता है वही मास पूरे एटम का होता है। भाई न्यूक्लियस में तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन को हम मैस में नहीं डालते? जी हाँ, नहीं डालते। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो वजन होता है, जो मैस होता है, वही एटम का मैस होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन एक्सट्रीमली छोटा है, बहुत छोटा है, जिसकी वजह से उसका जो वजन है, मैस है, वो ना होने के बराबर है। हम उसे नेग्लिजिबल तस्वुर करते हैं। तो यही बात मैंने लिख दी है कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which have significant mass as compared to the electron। इलेक्ट्रॉन की निस्बत न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का mass बहुत ज़्यादा है। since electrons are extremely light, बहुत हल्के हैं, and orbit around the nucleus, और वह न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं। nearly all the mass of an atom is concentrated in the nucleus। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्राम वन अनदर। एलिमेंट एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद मुख्तलिफ है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ हैं। यही मैंने लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स डिफर फ्राम वन अनदर बिकॉज ईच एलिमेंट हैज़ आ यूनिक एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, which represent the number of proton in its nucleus। जो अलग अलग एटॉमिक नंबर है वो उनके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को जाहिर करता है। दिस डिफरेंस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर
गिव्स एलिमेंट डिस्टिंक्ट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। यही वजह है कि हर एक के अंदर प्रोटॉन की तादाद अलग अलग है, तो जाहिर है फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी अलग अलग होगी, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल दोनों क्या हैं, वो चेंज हैं, इसलिए हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ है। तीसरा सवाल है हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मथ। बिस्मथ का एटॉमिक मास 210 है, 210 है, और एटॉमिक नंबर 83 है। आपने इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, बड़ा आसान फार्मूला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन निकालने हैं, एटॉमिक मास माइनस मल्टीप्लाई नहीं सॉरी माइनस एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मैस नंबर क्या है, ऊपर वाला मैस नंबर होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को काट दें तो 210 माइनस 83 इज इक्वल टू 127। तो इसका मतलब बिस्मथ के अंदर टोटल न्यूट्रॉन की तादाद 127 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज ट्रीटियम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, ये मैस होता है। ट्रीटियम 3 जो है वो स्टेबल नहीं है, रेडियो एक्टिव है। क्यों रेडियो एक्टिव है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव होता क्या है। हमने आपको पहले भी लेक्चर में पढ़ाया है कि वो पार्टिकल्स, वो एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते, वो अपने अंदर से रेडिएशन खारिज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव बिकॉज इट हैज़ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, विद एन एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं। इट अंडर गोज बीटा डीके, ये बीटा रेडिएशन खारिज करता है, इमिटिंग अ बीटा पार्टिकल टू बिकम अ मोर स्टेबल आइसोटोप, अपने अंदर से बीटा पार्टिकल को रिलीज करके अपने आप को मोर स्टेबल आइसोटोप बना लेता है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी। कोई भी एटम एनर्जी कब इवॉल्व करता है, कब एब्जॉर्ब करता है, तो ये क्वेश्चन बोहर एटॉमिक मॉडल से है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये पहले ये दूसरे शेल में मौजूद है N2 में, ठीक है। जब ये दूसरे से तीसरे में जंप करना चाहता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है, क्योंकि पहला शेल ये है न्यूक्लियस का, इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, दूसरा शेल ये है, तीसरा शेल ये है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर ऊपर जाते हैं तो शेल्स की एनर्जी बढ़ती है। अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने नीचे वाले लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना है तो वो एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या करेगा, जब हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच गया, इसका मतलब वो एक्साइटेड स्टेट पे चला गया है। अपने शेल में जिसमें वो था उससे, जब वो यानी दूसरे शेल में वो था और उसने जंप करके अपने आप को किस में वो ले गया, वो तीसरे शेल में ले गया, तो तीसरे शेल को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट से में वो वहाँ रहता नहीं है, इलेक्ट्रॉन फौरन वापस आता है। जब वो वापस आता है तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था वही एनर्जी वो इमिट करेगा, खारिज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो यही बात हमने लिखी है कि एटम्स एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो हम कहेंगे उसकी एक्साइटेशन हो गई है, तो वो एनर्जी गेन करेगा। एंड दे रिलीज एनर्जी when electrons return to a lower energy level emitting energy in the form of light or heat। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा, खारिज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इन द फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट सवाल देखें, नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, यानी आपने फ़ौरन जवाब देना होता है अपने जहन से इनका, तो कोई किताब आपको नहीं बताएगी ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। तो मगर तैयारी करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि हमें पढ़ना होता है। तो मेरे प्यारे बेटे, पहला सवाल है व्हाई डज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द फर्स्ट शेल टू द सेकंड शेल। जब हम पहले शेल से दूसरे शेल में जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। असल बात यह है कि बेसिकली जो पहला शेल होता है, मैंने अभी बताया, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं दूर दूर तो एनर्जी इंक्रीज होती है। तो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एट एज इट मूव्स टू हायर एनर्जी लेवल्स because it moves further away from the attractive force of the positively charged nucleus. More energy is required to keep in
इट इन एन एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट पे जब जाता है तो इसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी गेन करके ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि वो एनर्जी गेन करके ऊपर जाता है। नेक्स्ट देखें, वाई इज इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। जब डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वहां पर प्रेशर कम क्यों करना होता है। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि जब भी डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट होता है तो जो भी रेजिडुअल गैस यहाँ पे भरी जाती है उसका प्रेशर बहुत कम रखा जाता है। यही प्रिंसिपल है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का, बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आपने जो भी गैस फिल करनी है उसका प्रेशर बहुत कम रखना है। अगर आपने प्रेशर कम ना रखा तो यहाँ पर ज़्यादा मालिक्यूल होंगे और यहाँ से निकलने वाली कैथोड रेज के रास्ते में वो रुकावट करेंगे और कैथोड रेज ट्रैवल नहीं कर पाएंगी या फिर करंट जो है वो आगे नहीं पहुंच पाएगा और मसला होगा। और दूसरा मसला ये होगा कि यहाँ पर बहुत सारे अगर मालिक्यूल होंगे, यानी अगर प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो मालिक्यूल बहुत ज़्यादा होंगे, तो सारे मालिक्यूल आयोनाइज नहीं हो सकेंगे, यानी प्रोटॉन सही नहीं बनेंगे। तो यही बात लिखी हुई है कि लोअरिंग द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब अलोज द गैस मालिक्यूल टू बी आयोनाइज्ड मोर इजीली। जब कम होते हैं मालिक्यूल तो बड़ी आसानी से वो आयोनाइज हो जाते हैं क्योंकि कम मालिक्यूल होते हैं और उनके साथ कैथोड रेज आसानी से टकरा जाती हैं और उन्हें आयोनाइज कर देती हैं, एनेबलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कम मालिक्यूल होंगे तो फ्लो करेगा करंट आसानी से, रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, एंड मेकिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज पॉसिबल। तो हमें एनोड रेज और कैथोड रेज पॉसिबली ऑब्जर्व हो जाती हैं बड़ी आसानी से अगर मालिक्यूल कम हो। तो आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल ऐसे समझा रहा होता हूँ जैसे बच्चों को समझाया जाता है, छोटे बच्चों को बार बार मैं एक ही बात दोहरा रहा होता हूँ ताकि आपको समझ। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ हैज़ इट्स कॉन्सेप्ट चेंज विद द टाइम। अच्छा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये था जो बोहर ने दिया था कि जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस के गिर्द ये जो दायरा आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये दायरा, ये जिस पे मैं अपना कर्सर फेर रहा हूँ लेज़र का, ये दायरा शेल है, इसे ऑर्बिट भी कहते हैं। वो कहता था इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये पुराना कॉन्सेप्ट था। नया कॉन्सेप्ट श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, वो कहता है ना भाई ना, ये सेंटर में तो है न्यूक्लियस, ये जो दायरा है इस दायरे पर इलेक्ट्रॉन चले, ये बात 100% दुरुस्त नहीं है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन ये जो आपको डॉटेड डॉटेड नज़र आ रहे हैं ना धब्बे, ये इस लाइन पर एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ये बात 100% सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है। यानी कि ये इसको देखें, ये ज़्यादा प्यारी डायग्राम है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो जहाँ जहाँ आपको ये डॉट नज़र आ रहे हैं, ये पूरा ये इलाका, ये जगह, इसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं, यानी वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यानी नया साइंटिस्ट कहता है, नई स्टडी कहती है, मॉडर्न टेक्निक कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर पाया जा सकता है, इधर भी, इधर भी, कुछ पता नहीं है इलेक्ट्रॉन कहाँ है। बोहर तो कहता था ना फिक्स्ड दायरे में है, फिक्स छल्ले में है, वो कहते हैं नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ, ये आपको तारे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाए उस जगह को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि क्लासिकली पुराने कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन्स वर थॉट टू बी अ टिनी पार्टिकल्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ। के पुराने कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड दायरे में घूमता था। हाउएवर हम मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन एज एग्जिस्टिंग इन प्रोबेबिलिटी क्लाउड आर ऑर्बिटल। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में कहीं भी हो सकता है। तो वेयर देयर एग्जैक्ट लोकेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रीसाइजली, 100% हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियाई। द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर अनस्टेबल ड्यू टू एन इम्बैलेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बैलेंस नहीं होता, यानी प्रोटॉन कम है, न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ये इम्बैलेंस है।
तो इम्बैलेंस है तो फिर इनस्टेबिलिटी है, तो इनस्टेबिलिटी काज देम टू अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके। तो ये इनस्टेबिलिटी उनको मजबूर करती है कि वो अपने अंदर मौजूद एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन या एक्स्ट्रा प्रोटॉन को इमिट करें, ताकि उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेवल बराबर हो जाए और वो स्टेबल हो जाएं, और इसीलिए वो रेडिएशन खारिज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हाउ डिड द साइंटिस्ट कंक्लूड दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट। वो कहता है कि ये साइंटिस्ट डिस्चार्ज ट्यूब से के एक्सपेरिमेंट से हमें कैसे बताते हैं कि भाई हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं। तो देखें, साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड दैट कैथोड रेस, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वर प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो भी आप डिस्चार्ज ट्यूब में गैस इस्तेमाल करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उस कैथोड से निकले हैं और कैथोड किसी न किसी एलिमेंट का बना हुआ है, तो इसका मतलब हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह एनोड रेज, जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, शोड प्रॉपर्टीज दैट, उनकी खसूसियात ये जाहिर करती हैं कि दैट कंसिस्ट अक्रॉस डिफरेंट गैसेस। मतलब अगर आप मुख्तलिफ गैसें इस्तेमाल करेंगे, मगर एक गैस, दूसरी गैस, तीसरी गैस, तो उनसे बनने वाले जो प्रोटॉन्स हैं उनकी तादाद भी अलग अलग होगी, मगर हर गैस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, उनके आयनाइजेशन से प्रोटॉन बनते हैं, तो प्रोटॉन भी हर गैस में मौजूद हैं। दिस लीड टू कंक्लूजन दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम सिंपल है, सबसे सादा तरीन एटम है, सेंटर में इसके न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है। जो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, जिसका एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। एक प्रोटॉन होता है सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो शेल में घूमता है। आ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। इट इज सिंपलेस्ट एटम, ये सबसे सादा है, विद एन एटॉमिक नंबर 1 एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स मोस्ट कॉमन आइसोटोप। इसका सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो आइसोटोप है जिसे हम हाइड्रोजन एटम कहते हैं, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट देखें, हाउ डज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय एन रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये मैंने आपको समझाया हुआ भी है, जो टॉपिक हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड और उसकी एप्लीकेशन, तो उसके लास्ट में मैंने ये बताया था। ये जवाब आप वहाँ से भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं इसको रीड करूँगा। ये एक एटम है, कोई भी एटम है, ये उसका लास्ट शेल है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये रेडिएशंस आ रही हैं। ये रेडिएशंस क्या हैं? ये रेडिएशंस कहाँ से आई हैं? ये किसी रेडियो एक्टिव एटम या एलिमेंट ने खारिज की हैं, वहाँ से आई हैं। ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराई हैं और इस इलेक्ट्रॉन को ज़ोरदार कस के थप्पड़ मारा है और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया है। इस जगह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहाँ आ गया और ये एटम आयोनाइज हो गया। अब हम इसको पॉजिटिव आयन कहेंगे। तो द एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी स्टेट्स दैट एटम्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग अ न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्हेन अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इमिट रेडिएशन, जब भी कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशन खारिज करता है, इट कैन आयोनाइज अदर एटम बाय नॉकिंग आउट देयर इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस और इसको नॉकआउट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। इस तरीके से आयोनाइज हो जाता है एटम और पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी है क्या और इसकी कोई सी 3 एप्लीकेशन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप की एप्लीकेशन पेश करें। रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई। अनस्टेबल जो एटम, जो ऐसे एटम जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, वो हर वक्त अपने अंदर से एमिशन करते हैं, खारिज करते हैं खुद ब खुद रेडिएशंस। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप के इस्तेमालात क्या हैं? पहला इस्तेमाल है इसका मेडिकल यूज़ है, यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। आजकल जो है वो कैंसर को ट्रीट किया जाता है उनके ऊपर रेडियो एक्टिव आइसोटोप से निकलने वाली रेडिएशंस डालकर, जिस प्रोसेस को रेडियोथेरेपी कहते हैं। एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग, यानी कि कोई बीमारी है तो उसका इमेज लिया जाता है, पता किया जाता है, जैसे हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, इस तरह इमेजिंग होती है। जैसे कि अगर किसी बंदे को थायराइड ग्लैंड बढ़ जाए तो उसे ग्विटर कहते हैं। गला सूज जाता है, गर्दन पे फोड़े, ऐसा लगता है कि गर्दन के अंदर रसोली पैदा हो गई है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए एक आइसोटोप है रेडियो एक्टिव आयोडीन 131, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है? यूज्ड इन चेकिंग वेल्ड्स तो एंड मेजरिंग थिकनेस ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल थिक है
अब अंदर जाके तो बंदा नहीं चेक करता कि दीवार कितनी मोटी है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से फाइंड आउट करते हैं। एंड डिटेक्टिंग लीक्स इन द पाइपलाइन, अब पाइपलाइन ज़मीन में है, अब कहाँ पे लीकेज है, अब पूरी सड़क तो खोदेंगे नहीं पाकिस्तानियों की तरह, वो ये करते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से चेक करते हैं, जहाँ भी लीकेज है वहाँ उन्हें पता चल जाता है। और आर्कियोलॉजिकल यूज़ इसका क्या है कि ज़मीन की जो खुदाई करते हैं लोग, वो कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, वो कार्बन 14 को एज ऑफ द फोसल एंड आर्टिफैक्ट्स यानी कि ज़मीन के अंदर मौजूद चीज़ों को निकाल कर उनकी एज फाइंड आउट करते हैं कि वो कितने पुराने हैं। फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ मरकरी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये सवाल हमने आपको लेक्चर में भी करवाया है, मगर मतलब इस तरह का और सवाल। तो रिलेटिव एटॉमिक मैस फाइंड आउट करने का फार्मूला मैं पहले भी एमसीक्यू में बता चुका हूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मैस, उसके बाद मैस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप एंड द रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस मैस ऑफ सेकंड एंड रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स, जितने भी आइसोटोप होंगे डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे मैंने डेटा शो किया है कि मरकरी है, एटॉमिक मैस 196 है, ये रिलेटिव अबेंडेंस है, सबका एटॉमिक मैस और उसकी रिलेटिव अबेंडेंस लिखी हुई है। आपने क्या करना है, पहले पहले आइसोटोप का एटॉमिक मैस उठा के इधर डालना है M1 की जगह, और उसकी रिलेटिव अबंडेंस यहाँ से उठा के इधर डालनी है P1 की जगह, और सब की ऐसे ऐड कर देनी है और 100 पे डिवाइड कर देना है। फिर जब हमने 196 मल्टीप्लाई 0.0146 किया और 198 मल्टीप्लाई बाय 10.02 किया, तो ये और ये वैल्यू आ गई। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करें, जमा करें और 100 पे डिवाइड करें, फाइनल आंसर निकलेगा 199.38। ये फाइनल आंसर है। दिस इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ मरकरी। इज दैट क्लियर? यस सर। ये हैं कितने आइसोटोप, आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 आइसोटोप है मरकरी के, और सबके एटॉमिक मैसेस और उनके सामने उनकी रिलेटिव अबंडेंस दी गई है। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन ही हमारे रह गए हैं। एक है हाउ कैन साइंटिस्ट सेंथिसाइज एलिमेंट इन द लेबोरेटरी, साइंटिस्ट ने लैब में कैसे एलिमेंट तैयार किए हैं। आपको पता है हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 92 उसमें 1118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट हैं, उनमें से 92 नेचुरल हैं, बाकी सारे मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद हैं, यूरेनियम के बाद, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, इसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे मैन मेड हैं। तो ये साइंटिस्ट ने कैसे बनाए, तो मैं आपको ना डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखें, ये है यूरेनियम, 235 इसका एटॉमिक मैस है, 92 इसका एटॉमिक नंबर है। इसके ऊपर जोरदार धमाके से न्यूट्रॉन टकराया, इसके साथ बम्बार्ड किया, तो इससे ये यूरेनियम 235 से 236 में तब्दील हो गया। अब ये जो 236 वाला यूरेनियम है ये अनस्टेबल है, ये फटता है, टूटता है, 2 अलग अलग एलिमेंट बना देता है, क्रिप्टॉन बना देता है और बेरियम बना देता है, और 3 न्यूट्रॉन भी खारिज करता है, और साथ में बम्बार्ड एनर्जी, धमाका खेज बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ करता है। तो मेरे प्यारे बेटे, तो ये 2 एलिमेंट नए बन गए, ये 2 नए एलिमेंट बन गए। तो इस तरीके से इसी प्रोसेस से, यानी कोई भी एलिमेंट लेकर उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा के या किसी और पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा के इसके न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं, या इसको एक ऐसे न्यूक्लियस में तब्दील कर दिया जो अनस्टेबल है, और ये खुद टूटा और इस 2 अलग अलग तरह के एलिमेंट बना दिए। यही मैंने लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट सिंथेसाइज एलिमेंट बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपको दिखाया गया ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, सच एज बम्बार्डिंग लाइटर एलिमेंट विद न्यूट्रॉन। ये एलिमेंट है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन टकराया, एंड हाई एनर्जी पार्टिकल इन हाई एनर्जी पार्टिकल इन पार्टिकल एक्सीलरेटर, यानी ये रिएक्शन जिसमें होता है, जिस मशीन में, उसे पार्टिकल एक्सीलरेटर कहते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज टू क्रिएट आर्टिफिशियल एलिमेंट लाइक टेक्नीशियम एंड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो ये टेक्नीशियम भी आर्टिफिशियल एलिमेंट है, और ट्रांस यूरेनियम सारे, यानी यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे वो मैन मेड हैं। आखिरी सवाल है, आ सिस्टम जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन एन एटम, कॉमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। वो कहता है ऐसा लगता है कि जो एटम है वो सोलर सिस्टम की तरह है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, सोलर सिस्टम की तरह नहीं है। पहले तो ये सोचा जाता था बोहर के मॉडल के मुताबिक, जैसे ये देखें, ये मैंने सोलर सिस्टम की डायग्राम पेस्ट की है कि ये सूरज है और उसके गिर्द ख़ास दायरों में तमाम जो सियारे हैं वो घूम रहे हैं, जैसे कि ये ज़मीन घूम रही है, चाँद घूम रहा है। तो सोचा तो यही जाता था कि सेंटर में जैसे सन होता है वैसे न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द खास दायरों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है।
क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कि इलेक्ट्रॉन ख़ास दायरों में नहीं बल्कि उस दायरे से थोड़ा सा ऊपर और उस दायरे से थोड़ा सा नीचे कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। उस जगह को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या ऑर्बिटल का नाम देते हैं। तो क्या लिखा है, द एटॉमिक मॉडल इज ऑफन कंपेयर टू द सोलर सिस्टम बिकॉज electron orbit the nucleus like planet orbit the sun. However, unlike planet, electron exist in probabilistic orbitals rather than in fixed path according to नई टेक्निक क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत शुक्रिया, वेरी मच। मेरी जाल दी मेरी